हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट इंजीनियर में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ इस घंटे को जरूर दबा लें ताकि कोई वीडियो मैं डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और बाबा जी की कृपा आप पे बनी रहे। दोस्तों, आज एक ऐसा स्टॉक कवर करेंगे जो काफ़ी बढ़ने के बाद अब काफ़ी करेक्ट हो चुका है। आपने देखा होगा कि मार्केट में काफ़ी करेक्शन चल रहा है, तो काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक हमें अच्छा मौका दे रहे हैं वापस एंट्री करने का। तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसका जो फ्यूचर का पोटेंशियल मुझे 5x 10x लगता है आने वाले 5 सालों में। तो यहाँ से हमें एक मल्टीबैगर मिल सकता है, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। तो इसको हम चार्ट पे देखेंगे कि हमें क्या मौका दे रहा है और साथ में इसके हम फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी है नोसिल। ये इंडिया की लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है। तो हम इसका चार्ट एनालाइज करेंगे डेली, वीकली और मंथली, और हम देखेंगे कि हमें इसको क्यों बाय स्टार्ट करना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले जो डेली चार्ट हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों, मैं स्टॉक को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करता हूँ। मैं देख रहा हूँ ये कोविड की करेक्शन के बाद से कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप, स्टॉक बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर स्टॉक बढ़ा, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर बढ़ा, थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर बढ़ा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करा, फिर बढ़ा, अब थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन हुआ। तो ये करेक्शन हमें एक मौका दे रहा है कि फिर से एंटर करने का। हम देखेंगे कि एग्जैक्ट लेवल कौन से यहाँ पे एंटर करने का। डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, हम देखो, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो इसने जो ब्रेकआउट दिया था कोविड के लो लगाने के बाद, जो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, इसने जो पूरा ब्रेकआउट दिया हमें, वो दिया था इसने एग्जैक्ट लेवल पे। अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे लगा लूँ, हॉरिजॉन्टल रे लगाता हूँ, दोस्तों इसने 230 220 के बाद से इसने बहुत तगड़ा मूव दिया था यहाँ पे, ये देखिए आपने। तो उसके बाद इसने 290 292 का हाई लगाया। उसके बाद से देख रहा हूँ स्टॉक थोड़ा सा धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। इस करेक्शन में मैंने एनालाइज किया कि वॉल्यूम बहुत ही कम है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ वॉल्यूम का सर्च करें स्टडीज में जाके, वॉल्यूम चार्ट। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वॉल्यूम, इस करेक्शन में वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो ये इस क्या इंडिकेट करता है कि ये बड़े बंदे यहाँ से नहीं निकल रहे हैं। नॉर्मल, इसकी नॉर्मल करेक्शन है, काइंड ऑफ ट्रेडिंग करेक्शन बोल सकते हैं, रिटेलर्स की करेक्शन है। स्टॉक की हम रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। स्टडी में जाके आप क्या करेंगे, लिखेंगे RSI, तो आपको ये ऐसे बना के दे देगा। तो देख रहे हैं ये 39 के पास है, जो मेरे लिए जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है 1340 के आसपास इस काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो हमारे लिए क्या है, ये बाइंग का मौका दे रहा है। बट इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। आप देख सकते हैं 2018 मार्च अप्रैल में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, 230 के अराउंड इसका ऑल टाइम हाई था। अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है तो वापिस उसका रीटेस्टिंग होता है। ये क्या हो रहा है, आप बोल सकते हैं ये काइंड ऑफ रीटेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया, यहाँ का जो ब्रेकआउट देखें, यहाँ का वॉल्यूम देखें, यहाँ की ग्रीन कैंडल्स देखें। यहाँ पे जब एक बार ब्रेकआउट हुआ उसके बाद से थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ये वापिस रीटेस्ट करने आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब ये हमें फेयर जोन में मिल रहा है, लोग डर रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं। तो हमें क्या है कि फेयर जोन में ही स्टॉक को खरीदना है। अब मैं इसका आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ। डेली चार्ट में तो ठीक है, बट कोई भी स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो वीकली और मंथली चार्ट देखना मस्ट है। मैं कोई भी स्टॉक देखता हूँ, अगर मुझे एक 2 साल के लिए लेना है तो मैं या तो वीकली चार्ट देखता हूँ या तो मंथली चार्ट देखता हूँ। मंथली चार्ट तो मैं 4-5 साल के लिए अगर स्टॉक देखना है तो इसका मंथली चार्ट बहुत जरूरी है देखना। तो हम इसके वीकली चार्ट पे आते हैं। ये तो मंथली चार्ट है इसका, मैं यहाँ पे आपको वीकली चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये वीकली चार्ट सिमिलर है जो हमने डेली पे देखा है, बट अब क्या है, एक एक कैंडल है जो एक एक वीक की बन रही है। तो फिर से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगाते हैं यहाँ पे। दोस्तों देखें, इसका जो वीकली का भी ब्रेकआउट हुआ ना यहाँ पे, वो भी 228 के आसपास हुआ 228 माने कि 225 के अराउंड, 220 से लेके 230 का जो जोन है इसका, वो एक ब्रेकआउट जोन है। वही जोन अब वापस आएगा। तो अगर हमें स्टॉक 230 से लेके 220 के बीच में यहाँ पे मिलता है तो हमें यहाँ पे स्टॉक को बाय करना है। तो आपको क्या करना है, 230 से लेके, मतलब उल्टा बोल रहा हूँ, 220 से लेके 230 के बीच में अगर स्टॉक आपको मिलता है तो स्टॉक यहाँ पे परफेक्ट बाय जोन है। यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये आने वाला मल्टीबैगर बनेगा, वो मैं आपको फंडामेंटल से बताऊंगा। तो सिमिलर हम इसका अब देखते हैं, मंथली चार्ट देखते हैं इसका। मैं इसको डिलीट करता हूं यहाँ पे। दोस्तों, अगर मैं इसमें मंथली का लगाता हूं, मंथली मतलब अब कैंडल क्या है, एक एक मंथ की कैंडल बन रही है। दोस्तों, ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंथली कैंडल आप देखोगे ना, ये कैंडल बढ़ती है, जब कैंडल का जो बॉडी जब बढ़ता है ना,
तो मतलब कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब क्या मंथली का ब्रेकआउट कहाँ है, तो हम मान के चलें कि अगर हमें अगस्त चल रहा है, अगस्त एंड तक अगर ये स्टॉक हमें 215 से लेके 235 के बीच में, 235 तो मैं इसका हाई रेंज बोल रहा हूँ, अगर स्टॉक लेट्स सपोज कि 225 के पास आ गया तो आपका पहले वहाँ पे बाई बनता ही बनता है। तो आपने बिना डरे स्टॉक को बाई कर लेना है और उसको पोर्टफोलियो में छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते बाद उसको बेचने की सोचेंगे। एक मैं मंथली चार्ट अगर देख रहा हूँ तो मैं इसको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए सोच रहा हूँ। मैं आपको भी बता सकता हूँ कि इसका पैटर्न कैसा बनने वाला है, चार्ट का एग्जैक्ट पैटर्न कैसा बनने वाला है। आप यहाँ पे इसको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद चेक करिएगा और डेली जो चार्ट इसका, तो इसका चार्ट है मेरे ख्याल से मैं 90% सही हो सकता हूँ, 10% अभी भी गलत हो सकता हूँ, बट आप चेक कर लेना 6 महीने बाद कि इसका चार्ट कैसे बनने वाला है। दोस्तों मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया हूँ। ये सिमिलर चार्ट मैंने खोला हुआ वीकली, जो हमने ज़ीरोधा में खोला हुआ था। मैंने देखा है कि मैंने सिमिलर पैटर्न काफ़ी चार्ट देखे हैं, तो ऑलमोस्ट मैं सही पड़ा हूँ, बट मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी गलत हो सकता हूँ। तो मेरा जो गैस है, या बोल सकते हैं कि जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है कि चार्ट ये पैटर्न ऐसा बनने वाला है। यहाँ पे एक कप बना हमारे लिए, यहाँ पे ये एक्चुअली मैंने छोटा किया, आप एग्जैक्टली देखें तो यहाँ पे ये आपको कप लगेगा, यहाँ पे देखना ऐसे। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो मैं अभी इसको छोटा कर रहा हूँ बिकॉज मुझे रेंज लेना है। तो उसके बाद क्या हुआ, कप का ये हैंडल बनाएगा। हैंडल कैसे बनाएगा, पहला मैं देख रहा हूँ, ये यहाँ जाएगा और दोस्तों ये इस तरह का चार्ट बनाएगा। जो ये वाली कैंडल आ रही है ना, अगर तो मार्केट में थोड़ी सी और करेक्शन आती है, जो मुझे लग रहा है कि इतनी ज़्यादा करेक्शन अभी नहीं बाकी है मार्केट में, करेक्शन जितनी होनी थी ऑलमोस्ट होगी, बट थोड़ी सी अभी 3-4% लेस पोज की स्टॉक में करेक्शन आती है, अगर ऐसे करके करेक्शन आती है। और लेस पोज अगर स्टॉक यहाँ से ही घूम जाता है, अगर यहाँ से ऐसे करके घूम जाता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे करके भी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा इसका हैंडल बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये कप और हैंडल का ब्रेकआउट होगा तो दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एग्जैक्टली हमें रेंज मिलेगा कि इसका एग्जैक्ट रेंज कितना होगा। फिर हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम इसका रेंज निकालेंगे कि कितना हमें टारगेट बनेगा। तो मैंने देखा है कि उतना टारगेट तो मिनिमम आता ही आता है, उससे ऊपर भी जाता है कई बार, बट उतना टारगेट तो मिनिमम आता ही आता है। तो मेरा जो एक रेंज बनेगा यहाँ पे, मैं इसको आप यहाँ पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे आप रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से लेके मेरा लो इसने यहाँ पे लगाया, मार्च का जो लो था, और ये उसका ब्रेकआउट है। इसने यहाँ पे कब बनाया, फिर कब से ये ब्रेकआउट होगा, तो मैं आपको पहले लगाता हूँ यहाँ पे एक बार, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको उठा के, तो दोस्तों जितने यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट हैं, उतने पॉइंट हमें यहाँ से यहाँ मिल सकते हैं। तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है, अगर हम यहाँ पे एंट्री कर लें 220 के पास, तो 220 से ये ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर मिल रहा है दोस्तों में। तो ये मेरा टारगेट है जो 1-1.5 साल में ये इतना आना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पे बाय करने का। तो अगर आप यहाँ पे 220 के पास बाय करते हैं, अगर आपको मौका मिलता है 220 के पास बाय करने का, तो आपने क्या करना है, 190 का स्टॉप लॉस लगाना है। 190 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आपका टारगेट क्या है, टारगेट हमारा है 470। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1:10 से भी ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक परफेक्ट पोर्टफोलियो कैंडिडेट है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्विटर पे भी दिया था, मैं भूल गया, मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने शायद ये ट्विटर पे भी कवर किया था। मैंने यहाँ पे ये देखा, मुझे स्टॉक सबसे बेटर तब लगता है कि अगर वो ब्रेकआउट देने वाला है। ब्रेकआउट के बाद तो मज़ा नहीं आता दोस्तों। ये कुत्ते भौंक रहे हैं, थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ बोलने में। इनको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद। तो दोस्तों मैंने ये नोसिल कवर किया था एग्जैक्टली, मैंने आई थिंक उस टाइम पे 213 में चल रहा था कि वॉल्यूम ही सारा गेम प्ले करता है। यहाँ पे बोला था कि 200 से लेके 210 बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है, इस पे परफेक्टली आप बाय कर सकते हैं। माने कि ये 17 जून को दिया था और इसने 2 महीने से पहले ही 213 से 290 भी बोल रहा हूँ, 200 आई थिंक 293 लगाया। तो 40% दिया है इसने ऑलमोस्ट 1.5 महीने में, पौने 2 महीने में। तो सिमिलर अब मुझे लग रहा है कि ये हमें दूसरा मौका दे रहा है। जल्दी से इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। नोसिल ने एक वीक में दिखा रहा है कि 9% माइनस का रिटर्न दिया है। 1 महीने में इसने भी ऑलमोस्ट इतना जो करेक्शन हो रहा है स्मॉल कैप मिड कैप में, 5% का माइनस रिटर्न दिया 1 महीने में। और 1 साल में देखिए दोस्तों आप, इसने आपका पैसा डबल किया। अगर आप पैसा लगा के छोड़ देते 1 साल में, तो इसने पैसा डबल किया है।
अगर 5 साल में देखें तो इसने पैसा ऑलमोस्ट 4 गुना किया है दोस्तों। 270% का ये रिटर्न दिखा रहा है। मेरा जो इसमें एग्जैक्ट जो पैटर्न बन रहा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये इसका पैटर्न बन रहा है दोस्तों। अब ये मुझे लग रहा है यहाँ से आगे वापस ऐसे जाना चाहिए। 50% एनालिस्ट 5 में से 4 इन्वेस्टर ने बोला है कि स्टॉक में हमें बाय करना चाहिए और ये काफ़ी ग्रोथ स्टॉक है। एनालिस्ट का जो एवरेज टारगेट है वो आ रहा है 1 साल में, अगस्त 2022 में वो आ रहा है 407 का, बट मेरा टारगेट है 470 का। जो मीडियम रेंज है उसकी 320 की है, और जो कुछ कह रहे हैं कि अगर करेक्शन होगा तो 140 तक जाएगा। बट ये हाई ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों, इसमें कोई रेड फ्लैग नहीं है, ये डेट फ्री कंपनी है। हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं कि इसने लास्ट के 8-9 क्वार्टर कैसा रिजल्ट दिया है। अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो ये दूसरा सबसे सस्ता स्टॉक है। जो सबसे सस्ता स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 29 के अराउंड आ रहा है, और नोसिल का आ रहा है 32 के अराउंड। बाकी सब देख सकते हैं दोस्तों, सबका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। नोसिल एक बहुत छोटी कंपनी है, इसको स्मॉल कैप बोल सकते हैं। तो हमें ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करना है जो अच्छी कंपनी है। अगर छोटी कंपनी, अगर अच्छी कंपनी मिल जाती है तो अगर ग्रो होगी तो वो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मल्टीबैगर यहीं से बन सकता है दोस्तों। 1-2 साल पहले दीपक नाइट्राइट का मार्केट कैप भी इतना ही हुआ करता था, अराउंड 4-5 हज़ार करोड़ के अराउंड, जितना आज नोसिल का है। तो आप देखें कि दीपक नाइट्राइट का 4,000 करोड़ से अब 28,000 करोड़ हो गया है मार्केट कैप। तो ये 1-2 साल में 5-6 गुना बढ़ गया है। तो मुझे सिमिलर जो लग रहा है कि मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 साल में 5-6 गुना हो जाएगा, बट आगे आने वाले 5 से 10 सालों में ये आपको 10 गुना तो पक्का दे देगा। एक रैशनल लॉजिक है दोस्त। क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया में टायर्स की डिमांड बढ़ेगी? टायर्स की डिमांड क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, बाइक्स की डिमांड बढ़ेगी और साइकिल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो वो सब उनको क्या चाहिए? टायर्स चाहिए। और टायर कंपनियों को क्या चाहिए? रबर के केमिकल चाहिए। रबर केमिकल में नोसिल सेक्टर लीडर है। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा, इंडिया ग्रो करेगा, इंडिया में गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी, बाइक्स ज़्यादा बिकेंगे, साइकिल ज़्यादा बिकेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो नोसिल को होगा। दोस्तों आपने देखा होगा लास्ट 1 साल में गाड़ियों की, बाइक्स की और साइकिल की डिमांड किस तरह से बढ़ी है। उन सबको क्या चाहिए? टायर्स तो चाहिए, चाहे गाड़ी इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, गाड़ी को टायर्स तो चाहिए, वो भी रबर के। ऐसा तो है नहीं कि लोहे के टायर लगा के कोई चला लेगा। तो रबर के टायर चाहिए, तो उसके लिए रबर केमिकल तो चाहिए। तो हमारा फिर से नोसिल यहाँ पे लीडर है। तो नोसिल अब यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है। इसको ट्रेडिंग नहीं करना है, इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखना है, और इसको 3 से 5 साल मिनिमम देने हैं। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखें, 2019 था इसके लिए अच्छा साल नहीं था। थोड़ा सा इसने सेल कम होना स्टार्ट हुआ था, और स्पेशली 2000 जब कोविड आया था, स्पेशली जून क्वार्टर, उसमें तो इसका सेल बहुत ही गिर गया था क्योंकि लॉकडाउन हो गया था पूरा जून क्वार्टर। बट उसके बाद देखें जो गाड़ियों की डिमांड बढ़ी है लॉकडाउन के बाद, इसका सेल देखें आप धीरे धीरे कैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ दोस्तों। 222 करोड़, 275 करोड़, 322 करोड़ और 344 करोड़। दोस्तों ये वाला जो था क्वार्टर, इसमें 1-2 महीना लॉकडाउन भी था। आपको पता है कि अप्रैल और मई का कितना गंदा ये सेकेंड वेव आया था। उसके बावजूद दोस्तों इसने आज तक की हाईएस्ट सेल दी है 344 करोड़। और दोस्तों इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 73 करोड़। कोविड हिट जो क्वार्टर था उसमें इसने हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है 73 करोड़ का। और साथ में आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका 64 करोड़ आया है, और जो इसने टैक्स भी ज़्यादा पे किया 26%। बट टोटल नेट प्रॉफिट देखें यहाँ पे 47 करोड़। लास्ट के आप देखें यहाँ से कुछ 6-7 क्वार्टर्स को लेके उसके बाद आज तक का इसने हाईएस्ट प्रॉफिट दिया है। तो धीरे धीरे ये ट्रैक पे आ रहा है। स्पेशली ये कोविड हिट क्वार्टर में इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो आने वाला क्वार्टर है इसमें गाड़ियां ज़्यादा बिकी होंगी, बाइक्स ज़्यादा बिके होंगे और साइकिल भी ज़्यादा बिके होंगे। बस एक ही इशू चल रहा है, जो आपको पता है कि चिप की शॉर्टेज का इशू चल रहा है गाड़ियों के लिए, तो उस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। बट मुझे ओवरऑल ये बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ऐसे इसकी अर्निंग्स भी बढ़ती जाएगी, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाएगा, और इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। साथ साथ ये अपने EPS में भी ये ग्रोथ दिखाता जाएगा। इसका आप देख सकते हैं EPS आया है इस क्वार्टर का 2.85। इसके हम जल्दी से एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसका सेल है ये ट्रेलिंग 12 TTM होता है, ट्रेलिंग 12 मंथ। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आप देखें कि पिछले साल 925 करोड़, फिर उससे पहले 846 करोड़। बट आप देख सकते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो हाईएस्ट सेल आपको दिखा रहा है, तो 2010 से लेके यहाँ तक देखें सेल बढ़ता ही जा रहा है। बीच में
एक दो साल कुछ खराब थे, ये मार्च वाला, ये 2020 वाला तो छोड़ दें आप, इसमें जो कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, बट अब ये ऑलमोस्ट हाईएस्ट सेल पे आ गया है। तो यहाँ से अगर किसी कंपनी का सेल बढ़ रहा है, कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये सारा का सारा कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारा का सारा शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों नोसिल ने इस क्वार्टर काफ़ी एक्सपेंडिचर भी किया है। अब नोसिल क्या कर रहा है, अपनी ये कैपेसिटी डबल करना चाहता है। तो आगे के एक दो साल में अगर इसकी कैपेसिटी डबल हो जाती है तो इसकी सेल भी यहाँ से डबल हो सकती है। अगर सेल डबल होगी तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डबल हो सकता है और जो नेट प्रॉफिट है यहाँ से 2-3 गुना बढ़ सकता है। तो वो सारा का सारा शेयर प्राइस पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे एक अच्छा मौका दे रहा है बाय करने का। दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें कि जो इसके प्रोमोटर्स हैं उसके पास कुछ 33-34% है। एफ में देख रहा हूँ पहले 4 से 5 4.5% की होल्डिंग हुआ करती थी, और जब ये 2020 मार्च कोविड आया था उस टाइम पे इन लोगों ने सारा पैसा निकाल दिया था यहाँ से। बट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। यहाँ देख रहा हूँ लास्ट के कुछ क्वार्टर में धीरे धीरे इनकी होल्डिंग बढ़ रही है। डीआईएस भी देखे दोस्तों, पहले इनकी जो होल्डिंग 6% हुआ करती थी, 6.5%, धीरे धीरे इनकी कम होती गई, और मार्च में देखे दोस्तों ये सबसे, दिसंबर और मार्च के टाइम पे ये सबसे कम हो गई थी, बट वापस इन्होंने धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 5, 5.5 हुई है। और ये जून के सेकेंड वेव के बाद भी थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। जैसे बट मुझे लग रहा है जैसे ये कोविड का सिचुएशन ठीक होगा ये शेयर गोली हो जाएगा, क्योंकि गाड़ियों की जो इंडिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है इंडिया में। मैं देख रहा हूँ दोस्तों गाड़ियों की वेटिंग पीरियड इस टाइम पे 6-6 महीने 9-9 महीने चल रही है। तो इतना ज़्यादा डिमांड है, और थोड़ा सा चिप शॉर्टेज भी है, बट इवन बाइक्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और बाइक्स पे भी काफ़ी वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो ये सब जो है डिमांड ही इकोनॉमी को बूस्ट करती है, तो इसका सारा का सारा इम्पैक्ट नोसिल में धीरे धीरे आएगा। दोस्तों अब टायर इंडस्ट्री के हम डायनेमिक्स देख लेते हैं। जो पहले सारी गाड़ियां थी, जितनी भी गाड़ियां होती थी वो बायस टायर यूज़ करती थी, अब क्या है वो रेडियल टायर यूज़ करती हैं। पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं दोस्तों वो तो पूरे 98% रेडियल टायर्स में मूव हो गए हैं, बट अभी भी जो एलसीवी गाड़ियां होती हैं, जो एलसीवी मतलब लाइट कमर्शियल जो व्हीकल होते हैं, जो आप बोल सकते हैं मिनी ट्रक या टेम्पो ट्रेवलर टाइप होते हैं, उनमें अभी भी 60% पेनिट्रेशन बाकी है, क्योंकि अभी भी वो बायस टायर यूज़ करती हैं। और जो ट्रक एंड जो बसेज हैं उसमें भी अभी 64% पेनिट्रेशन बाकी है कि वो रेडियल पे मूव हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे सरकार से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सबको रेडियल टायर्स पे ही मूव होना है। क्योंकि रेडियल टायर्स क्या होते हैं दोस्तों, फ्यूल की कंजम्पशन कम करते हैं, और उनमें जो रेजिस्टेंस होती है रोल करने की वो कम होती है, और उनकी लाइफ भी काफ़ी लॉन्गर होती है। तो अभी एलसीवी और ट्रक एंड बसेस में काफ़ी पेनिट्रेशन बाकी है, जिसका फ़ायदा नोसिल को हो सकता है, क्योंकि अगर वो रेडियल में मूव करेंगे तो उनको ज़्यादा रबर केमिकल यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या है नोसिल के बिजनेस के लिए कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रखी है रेडियल टायर पे चाइना से इंपोर्ट करने के लिए, वो भी 5 साल के लिए। तो अब क्या बेनिफिट है कि 5 साल के लिए एटलीस्ट जो डोमेस्टिक जो रेडियल टायर्स है उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, जिसका डायरेक्ट जो बेनिफिटर है यहाँ पे जो हो रहा है वो है नोसिल। दोस्तों इसको मैं वीडियो में रख रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में बता रहा है कि रबर में कौन कौन से केमिकल होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ केसेस है। दोस्तों जो इसके प्रोडक्ट्स में यूज़ है वो सबसे पहले तो मेन इसका यूजेस है टायर्स के लिए होता है। दूसरा जो है हैंड ग्लव्स है जो सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा जो कार में टायर्स के अलावा भी बहुत सारे रबर्स के प्रोडक्ट लगते हैं। चौथा है रबर की बहुत सारे आजकल पाइप्स भी आ रहे हैं, ये बिजनेस केसेस बनते हैं। दोस्तों इसमें जो नोसिल के सारे प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बताया गया है कि कितना परसेंटेज है। आप देख सकते हैं एक्सेलरेटर यहाँ पे 45 से 50% का रेवेन्यू देता है इसको, और एंटी जो डिग्रेडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट है वो भी इसको 45 से 50% का रेवेन्यू देता है। और बाकी जो प्री और पोस्ट वल्कनाइजेशन स्टेबलाइजर और इनहिबिटर होता है वो उसको 10% का रेवेन्यू देता है। दोस्तों ये नोसिल के 2 प्लांट्स हैं, एक नवी मुंबई में है, एक दहेज प्लांट है जो गुजरात में है। आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। दोस्तों नोसिल की जो मैनेजमेंट है बहुत ही एक्सपीरियंस मैनेजर है, सारे IITians हैं और टॉप PhD ऑनर्स बंदे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं जो इसके जो MD हैं वो IIT के कानपुर से पढ़े हुए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करी हुई है उन्होंने, और 40 साल का इनको एक्सपीरियंस और टेक्निकल कैपेबिलिटी है उनके पास। और जो उनके चेयरमैन हैं वो भी देखें, वो उन्होंने हार्वर्ड स्कूल में पढ़ाई करी हुई है। वो बाकी सारे जितने भी मैनेजमेंट में लोग हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी हाईली टेक्निकल और प्रोफेशनल लोग हैं, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि नोसिल के पास है। दोस्तों रिपोर्ट भी आई थी कि जितने भी टायर्स ये मैन्युफैक्चरर हैं, सीएट हो गया, MRF हो गया, JK हो गया या अपोलो हो गया, ये क्या कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये अगर इनकी कैपेसिटी एक्सपेंड होगी तो दोस्तों वो सारा का सारा बेनिफिट किसको मिलेगा, जो रबर केमिकल का सेक्टर लीडर है वो है नोसिल।
दोस्तों मैं लास्ट में कवर कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है कि नोसल के पास क्या क्या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि वो हमेशा सेक्टर लीडर रहे इंडिया में, और कोई ऐसा ना हो कि कोई नया प्लेयर आके उसको कंपटीशन देना स्टार्ट कर दे। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे रिलायंस जियो आया था तो इसने वोडाफोन एयरटेल का क्या हाल किया था, ऐसा इतना इजीली इसमें नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। 18 मंथ्स तो सिर्फ अप्रूवल लेने में लगेंगे किसी कंपनी को अगर सेटअप करना है तो। उसके बाद क्या है कि नोसल के पास 22 काइंड ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको स्टैब्लिश करने में ऑलमोस्ट 30 से 40 साल लगे हैं। इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज तो अभी नहीं आने वाला है इतना जल्दी। और साथ में इसमें जो नए नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रहा है, एक न्यूजन रबर केमिकल भी है पाइपलाइन में नोसल के पास, जो भी एक इसके लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। साथ में ये नॉन चाइनीज मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर है इंडिया के लिए, स्पेशली 40% का मार्केट कमांड करता है। सारा का सारा जो इम्पैक्ट करेगा शेयर के प्राइस में, आज नहीं करेगा, 1 साल बाद करेगा, 2 साल बाद करेगा, बट धीरे धीरे ये शेयर है जो अपवर्ड जर्नी में जाता ही जाएगा। तो इसको आप अभी इन्वेस्ट कर लें और थोड़ा और 220 215 जो मैंने आपको टेक्निकल लेवल्स बताए हैं उसमें प्लीज उसको एज ए सिप ऐड करें कि अगर थोड़ा सा और गिरे तो उसमें आप फिर से एंट्री कर सकें। तो इसमें आप 3 से 5 साल दें और आपको यहाँ पे बिल्कुल मल्टीबैगर मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी के पास नोसल का शेयर ऑलरेडी है, लिया हुआ है, थोड़ा हाई लेवल पे लिया है, लो लेवल पे लिया है, मुझे कमेंट में बताएं कि कितने प्राइस पे आपने लिया है और आप कब तक इसको होल्ड करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है तो मुझे वो अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर सकता है। मैं आपको अपना ईमेल दे दूंगा, अगर मुझे आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं अपना ईमेल भी दे दूंगा, तो मैं आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर विजिटिंग द चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। प्लीज डू लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू डिसलाइक प्लीज आल्सो डिसलाइक द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और एक बार घंटे को भी दबा दें ताकि बाबा जी की कृपा आप पे बनी रहे। थैंक यू।